बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 14th लेक्चर है ये। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का नेम है और ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th का। रिव्यू एक्सरसाइज अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि कंप्लीट द फॉलोइंग। इनको कंप्लीट करना है हमें। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि 0 0 0 0 इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये बेटे नल मैट्रिक्स होता है या ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। ये डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं जी, नल मैट्रिक्स। सेकंड वाला जो इसका पार्ट है इसमें हमसे पूछा गया है कि 1 0 0 1 इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे आइडेंटिटी। जी, इसके बाद है एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि हमने इनके साइंस चेंज कर देने हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? ये -1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा +2, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू। ए बी जो है वो बेटा मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होता बी ए के। यानी जब हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नहीं होता। यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये मैट्रिक्स पे होल्ड नहीं करती। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये रियल नंबर्स में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये 8th क्लास में, 7th में, इवन 6th क्लास में भी आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मैट्रिक्स ए प्लस बी मे बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल, ठीक है। ये तभी ए और ए प्लस बी हम इसको मालूम कर सकते हैं जब इनका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें हमारे पास अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बेटा ये, ठीक है। तो ये सारी की सारी वो बातें हैं जो हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में, सेकंड वाले लेक्चर में हमने पढ़ी थी ये, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो हमारा था वो थ्योरी जो थी इसकी उसी के बारे में था, यानी जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने उसमें कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो डेफिनेटली आपके लिए आसान हो जाएगा ये सॉल्व करना। और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे चैप्टर की सारे वीडियोस यानी सारे लेक्चर्स के जो लिंक्स मौजूद हैं। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो या सारे चैप्टर को आप दोबारा से रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, वहाँ पे आपको पहले से लेकर और आज ये 13th ये वाला लेक्चर है, ये सारे के सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमें ये कहा गया है कि इफ़ ये एक मैट्रिक्स है, ये इक्वल इसके है, देन फाइंड ए एंड बी। ये बहुत ईजी है, हमने जस्ट क्या करना है, कंपेयर करना है। ये हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व किया था कि हमने कंपेयर किया था एलिमेंट्स को, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को। यानी ये देखें, ये वाला जो 4 है ये इस 4 के इक्वल है, ठीक है। और ये वाला 6 जो है ये इस 6 के इक्वल है, ठीक हो गया। और अब ये a + 3 जो है ये -3 के इक्वल हो गया, और ये 3 इधर आके -3 हो जाएगा, तो -6 आ जाएगी a की वैल्यू। ये तो हम लोग इसको ऑब्जेक्टिवली ज़ुबानी भी कर सकते हैं, यानी a जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -6 के। अच्छा, अब अगर हम b की बात करें तो b -1 इक्वल आ जाएगा 6 के, तो -1 इधर आके प्लस हो रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास b = 7। अच्छा बेटे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें a और b की वैल्यू दी हुई है और हमने ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह का कि इसमें 2a + 3 भी फाइंड करना है। इसके लिए पहले हमने 2a फाइंड कर लेना है, या ऐसे ही ये 2 लिख के a की जगह पे a मैट्रिक्स लिखते हैं, प्लस लिखें, फिर b 3 लिखें, फिर b की जगह पे b मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं जस्ट उसको। इसी तरह फिर ये वाला सेकंड वाला पार्ट होगा, इसमें -3 को a से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को b से मल्टीप्लाई करना है, जो b मैट्रिक्स है, और फिर उनको ऐड कर देना है। नेक्स्ट जो है ये थर्ड वाला जो पार्ट है इसमें क्या किया जाएगा
कि पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लें, यानी a + 2b फाइंड कर लें, जो आंसर आएगा उसको -3 से मल्टीप्लाई कर दें। इकट्ठा भी सॉल्व करना चाहें फिर भी ठीक होगा। फोर्थ वाले पार्ट में पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लें, यानी 2a - 3b, जो आंसर आ जाएगा उसमें जस्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा, 2/3 को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हर एक एंट्री को 2/3 से मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। ये देखें, ये वाला मैट्रिक्स x के साथ प्लस हो रहा है, तो जब हम इसको इस वाली साइड पे लेके आएंगे ना, तो ये वाला मैट्रिक्स इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को इधर ला के माइनस करें, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर आ जाएगा x का। इसी तरह सिक्स वाला जो क्वेश्चन है, हमारे पास a और b की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ab नॉट इक्वल टू b है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन है, तो a b को मल्टीप्लाई करना है, फिर ba को मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्रूफ होगा कि ये आंसर सेम नहीं है। इसी तरह सेकंड वाला जो पार्ट है इसका, उसमें हमने पहले bc फाइंड कर लेना है, जो आंसर आएगा उसको फिर a से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पहले b को c से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड पे ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ी होगी, इस चैप्टर में भी डेफिनेटली हमने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। 1.4 एक्सरसाइज थी, तो अभी फिर दोबारा वो रिवीजन ही हमारी करवा रहे हैं यहाँ पे। ये जो रिव्यू एक्सरसाइज असल में होती ही रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बेटे, हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा ये। इसी तरह ए बी का इन्वर्स है ये। ठीक है, इन्वर्स का फार्मूला भी हमने ऑलरेडी पढ़ा था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। और बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है, ये फाइंड करके फिर उसको मल्टीप्लाई करना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो पीछे हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये खुद क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी कोई इशू हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो फिर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी उस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखें, इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये जो इसकी थ्योरी है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें कहा गया है, दिया गया है, दोबारा बताया गया है रिवाइज करने के लिए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ा है हमने सारे में। असल में ये समरी है इसकी। सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है कि अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि एक मुस्ततिली जो है ये तरतीब होती है रियल नंबर्स की, जो उसको बंद किया रहता है ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, फिर उसको हम मैट्रिक्स कह देते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर। और यहाँ पे फिर इन्होंने दिया है कि अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, वो रो मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ हमारे पास वन रो हो, इफ इट हैज ओनली वन रो। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ ए हैज ओनली वन कॉलम, इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, ये भी राइट कर सकते हैं हम, ए को मेंशन करना जरूरी नहीं है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें बताया गया है कि मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट एंट्रीज इज जीरो। ये वाला हमने अगर रिव्यू एक्सरसाइज का अगर आप देखें तो ये जो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी हमने यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें नल और जीरो मैट्रिक्स आंसर आना था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें बताया गया है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज अ न्यू मैट्रिक्स विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स हो और अगर उसको हम ए या राइट साइड पे यानी उसकी पावर टी राइट कर दे तो हम उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इज ऑब्टेन्ड बाय। और ये कैसे बनता, कैसे ट्रांसपोज, कहता है बाय इंटरचेंजिंग रोज ऑफ ए इनटू इट्स रिस्पेक्टिव कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रिस्पेक्टिव रोज। या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें या रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। वो मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ वी चेंज द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू, और है ये वर्ड और का मतलब या है, दोनों में से एक काम करना है, या तो हमने रोज को कॉलम्स में चेंज करना है या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है। देन विल गेट द ट्रांसपोज ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू
इट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर उसका ट्रांसपोज लेने से वो नेगेटिव ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, यानी कहता है कि इसके बाद ये नेगेटिव के बारे में बताया है, ए मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल होता है हमें सारी एंट्रीज के साइन चेंज करने से। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ एम ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एम। ठीक है, अगर ट्रांसपोज लेने से वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ इट्स एंट्रीज यानी डायगोनल एंट्रीज इज नॉट जीरो, नॉन जीरो एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर जीरो। और रिमेनिंग एंट्रीज क्या होंगी, यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, वो जीरो होंगी। और जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो एट लीस्ट वन एंट्री मस्ट नॉट बी जीरो। ठीक है, नॉन डायगोनल तो मस्ट है कि वो जीरो होंगी। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहलाएगा इफ इट्स ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, वन होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है हमें इस वाले मैट्रिक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें पॉइंट में बताई गई है डेफिनेशन वो ये है कि एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे और उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी, सेम होंगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या बताया गया है कि एनी टू मैट्रिसेस एम एंड एन आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कोई से भी टू मैट्रिसेस तब ही ऐड किए जा सकते हैं इफ ऑर्डर ऑफ एम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है। यानी अगर हम टू मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं, थ्री को ऐड करना चाहते हैं या टू से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके बाद वाला जो पॉइंट है इसमें हमें ये बताया गया है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/3 then a matrix B of the same order is said to be an additive identity of matrix A if, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जो है अगर उनका ऑर्डर सेम है तो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा कोई भी मैट्रिक्स उनका जब हम ए बी को ए में ऐड करें तो ए आंसर आ जाए और ए को बी में ऐड करें तो आंसर ए मैट्रिक्स ही आए हमारे पास। नेक्स्ट हमें बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, अ मैट्रिक्स बी इज डिफाइंड एज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। बी जो है वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा जब हम बी को ए में ऐड करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आंसर आए। ठीक है, या ए को बी में ऐड करें तो नल मैट्रिक्स आए, तो ये तभी हमारे पास एडिटिव इनवर्स आता है जब हम साइन चेंज कर देते हैं। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ी है तो तब आपको पता होगा, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रियल नंबर्स के बारे में ही है, उसमें भी हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रीवियस क्लास में भी आपने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की होगी कि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जस्ट वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द गिवन वैल्यू। ठीक है, या अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दे तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाता है। इसके बाद वाला पॉइंट जो नेक्स्ट है वो है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स एन अदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहलाएगा इफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एम एक मैट्रिक्स हो 2/2 उसका ऑर्डर हो, ठीक है, रियल नंबर लैम्डा इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ठीक है, और एम जो लैम्डा है वो उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा डिनोटेड बाय एम सच दैट, इस तरह के डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास इनकी डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस का साइन राइट कर देते हैं तो जो भी हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, वो उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। यहाँ पे लैम्डा से वो शो कर रहा है उसको, लैम्डा को जनरली उसने एक जनरल नंबर के लिए यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है वो। अच्छा, ये चीज़ भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। बस ये याद रखना है कि दरमियान में माइनस का साइन आता है जब भी हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डायगोनली और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस का साइन आता है।
अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सेड सिंगुलर। सिंगुलर कब होगा? इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो 0 का इक्वल ना हो तो वो नॉन सिंगुलर होगा, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो वो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है फॉर अ मैट्रिक्स एम 2/2 इसका ऑर्डर है, एड ज्वाइंट ऑफ एम इज डिफाइंड बाय। एड ज्वाइंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, देन विल गेट द एड ज्वाइंट ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। इसके बाद वाले पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि हमारे पास अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसको उसने एम कहा हुआ है यहाँ पे, तो हमारे पास ए बी सी डी उसके एलिमेंट्स हों, देन एम इनवर्स। अब इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? इनवर्स का फार्मूला याद रखें आप बस मेरा बेटा। ठीक है, इनवर्स का फार्मूला कहता है, ये जस्ट उसने लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ठीक है, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 1/m डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ये जो है ये एड ज्वाइंट है ये इसका। ठीक है, एड ज्वाइंट ऑफ एम, ये ऐसे है असल में फार्मूला। ये वाला फार्मूला हमने एक्सरसाइज में यूज भी किया हुआ है, तो ये लिखा भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ एम शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब 0 के इक्वल होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा, और नॉन सिंगुलर का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये कंडीशन भी है इसके लिए। द फॉलोइंग लॉज ऑफ एडिशन होल्ड। होल्ड का मतलब ये होता है कि ये जो है वो ये सच साबित हैं। ठीक है, अगर हम जैसे रियल नंबर्स में ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें तो आंसर सेम आता है, इसी तरह जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं ना उनमें भी ये लॉ होल्ड करते हैं, यानी ये एप्लीकेबल होते हैं। ये जैसे m प्लस एन इक्वल होता है n प्लस एम, यानी एक m मैट्रिक्स है और दूसरा n है, दोनों को ऐड करें उनकी जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है एडिशन में। ठीक है, द मैट्रिसेस इसके बाद वाले पॉइंट में कहा है द मैट्रिसेस m and n आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन टू ऑब्टेन mn इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ n। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में भी ये बात मैंने डिस्कस की थी, वो कुछ इस तरह से थी कि मैं उस वक्त ये बता रहा था कि अगर हमारे पास m और m/n एक मैट्रिक्स का और दूसरे का भी हमने m/n राइट कर लेना है। ठीक है, एक शॉर्ट सा फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था वहाँ एक्सरसाइज में कि अगर ये वाली दो वैल्यूज़ आपस में सेम होंगी, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे की रोज़, ठीक है, यानी नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज़ ये इक्वल हुए तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं मैट्रिक्स, अदरवाइज वो नहीं होंगे। ये एक छोटा सा फार्मूला टाइप मैंने शॉर्टकट बताया था वहाँ पे एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था। मुझे उम्मीद आपको याद होगा, नहीं भी याद तो कोई इशू नहीं, आप दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए प्रॉपर्टी बताइए कि mn इज़ नॉट इक्वल टू nm। मल्टीप्लिकेशन में जो है ये होल्ड नहीं करती प्रॉपर्टी, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसके बाद एसोसिएटिव लॉ जो है ये होल्ड करता है mn_t। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ है ये। इसके बाद ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये भी होल्ड करता है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पे। इसके बाद लॉ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट। ट्रांसपोज के लॉज क्या हैं कि ए बी का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये इक्वल होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। ये ऑब्जेक्टिवली भी आप लोग याद रखें, इनको ये पूछा जा सकता है MCQ में। ठीक है, या जस्ट अगर ए बी जो है इसका ट्रांसपोज लें तो जस्ट इनकी जगह चेंज हो जाती है। ठीक है, बी पहले आ जाता है और ए बाद में आ जाता है, और ये सही प्रूव होते हैं ये, यानी ये लॉ होल्ड करता है ये। इसी तरह इन्वर्स का लॉ भी ऐसे ही, इन्वर्स के लिए भी ऐसा ही है कि ए बी का इन्वर्स अगर हम लें तो वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होता है। इसी तरह ए इन्वर्स इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इनसे ऑब्जेक्टिव बनाई जा सकती है। और अगर मैं कोई टेस्ट बनाऊं तो डेफिनेटली मैं इस वाले पेज में से, ये जो लास्ट वाला पेज है, इसमें से काफ़ी सारी ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाई जा सकती है, MCQ भी बनाए जा सकते हैं इसमें काफ़ी सारे। इसके बाद जो पॉइंट हमें बेटा बताया गया है यहाँ पे वो है द सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सबसे पहले कहता है उसको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लेना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करने के बाद x की वैल्यू जो है वो इस तरीके से फाइंड की जाएगी कि a इनवर्स
यानी वो जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स उसको दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड है ये, ठीक है। इफ़ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, यानी जो ये वाला मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर होगा तो इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, और यहाँ पे हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। यानी ये इसी तरीके से लिखा हुआ है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो एक्स इक्वल किसके होगा हमारे पास, ए इनवर्स बी के। ये हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए हुए थे क्वेश्चन, और ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, रिलेशन। बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल द डिटर्मिनेंटल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो हमने क्रैमर रूल यूज करना है उसके लिए ये वाला मेथड है कि एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं हम, इसमें डी लिखने लगा था मैं, तो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे अगर हमारे पास a मैट्रिक्स हो कोई भी, तो हम इसको राइट करेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। और इसी तरह जो y की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा था ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया जी। इस तरीके से हम लोग जो है वो ये क्रैमर्स रूल के थ्रू जो फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज़ जो कि लीनियर इक्वेशंस होंगी, और ऊपर जो है वो मेथड बताया था मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड का। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है। कोशिश की गई है कि इस पूरे चैप्टर को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, कन्वे किया जाए। आप लोगों को फिर भी मेरा बेटा किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें, आपकी कन्फ्यूजन को जो है वो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगें तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोज़ पहुँचाएँ ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, और यही मकसद है इन वीडियोस को बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इनसे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। अपनी जो नेक दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, उनमें याद रखें और खुश रहें हमेशा। अस्सलामु अलैकुम।